हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र की इस खूबसूरत पहल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दिनांक 19 अप्रैल है और आज के करंट अफेयर्स को हम यहां पे चर्चा करेंगे, जो वेरियस न्यूज़पेपर से लिए गए हैं, चाहे द हिंदू हो, चाहे इकोनॉमिक्स टाइम्स हो, चाहे द इंडियन एक्सप्रेस हो, इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स हो, साथ ही साथ जो स्टेट के जो फेमस न्यूज़पेपर हैं वहाँ से भी आर्टिकल लिए जाते हैं, तो उनकी चर्चा आज हम करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल आज हम देखने वाले हैं। जो पहला आर्टिकल है प्रीलिम्स एग्जाम से संबंधित, वो बात कर रहा है किसके बारे में कि संवैधानिक प्रणाली में विवेक की बहाली। तो अगर आप देखेंगे राज्यपाल का जो निर्णय था तमिलनाडु विधानसभा में बिल को लेकर, खासतौर पे अनुच्छेद 200 के लेकर, उसके बाद बहुत सारे विवाद उत्पन्न होकर आए हैं। खासतौर पे जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और उन्होंने राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं उसको संविधान के दायरे में रहकर कार्य करने के लिए सलाह दी, साथ ही साथ राष्ट्रपति के संबंध में भी कुछ निर्णय दिए, उसके बाद ये मुद्दा कई बार चर्चा में रहा है, उसे एक बार और यहाँ पे हम समझेंगे। फिर आप देखेंगे स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के कुछ रिजल्ट हैं, उसके बारे में देखेंगे। फिर अगर आप देखेंगे बिहार का आर्टिकल है, इसे हम यहाँ पे भी स्किप करेंगे। चौथा आर्टिकल आज देखेंगे ब्रिक्स की 15वीं बैठक हुई है। तो ब्रिक्स क्या है, उसके जो हिस्ट्री है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है, अगर आप देखें साउथ ईस्ट एशिया हो या एशिया हो या जो वैश्विक संदर्भ में अगर आप देखें विश्व के ध्रुवीकरण को नियंत्रित करना हो, उसके संबंध में ब्रिक्स की जो भूमिका है उसका मूल्यांकन करेंगे। साथ ही साथ जो पांचवा आर्टिकल है जो बात करेगा जब राज्यपाल केंद्र के एजेंट की तरह काम करते हैं तो अनुच्छेद 142 का उपयोग कैसे गलत हो सकता है। अर्थात इसमें अनुच्छेद 142 जो पूर्ण न्याय की बात करता है, उसके संबंध में क्या संवैधानिक प्रावधान है, यहाँ पर क्यों चर्चा में आया है, उसको समझेंगे। तो बहुत ही अच्छे आर्टिकल हैं आज खासतौर पर, इसे आप देखें। 6 जो आर्टिकल है, छठा आर्टिकल जो बात करेगा एससी उप कोटा के बारे में। तो आपको पता है कि भारत में रिजर्वेशन सिस्टम है, एससी एसटी ओबीसी के साथ ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन का जो क्षैतिज वितरण निर्धारित किया गया है, या अगर आप देखें तो उसमें उपवर्गीकरण की बात कर रहा है कि अगर एससी भी है उसमें भी सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, जिससे जो सबसे ज़्यादा वंचित शेड्यूल कास्ट समूह है या शेड्यूल कास्ट जो जातियाँ हैं उनको आरक्षण का लाभ मिल पाए। फिर अगला आर्टिकल बात करेगा गाँव में प्राचीन वस्तुओं का सर्वेक्षण पूरा करने वाला राज्य पहला बना कर्नाटक। तो आप देखेंगे जो इंडिया की जो हेरिटेज साइट है या विरासत स्थल हैं, उनको आपने कई बार चर्चा में देखा होगा, ताजमहल हो, चाहे आपको देखें अजंता एलोरा की गुफाएं हो। तो गांव में अगर ऐसा कोई सर्वेक्षण हो रहा है तो उसमें कर्नाटक क्या कर रहा है, आगे निकल के सामने आ रहा है। तो यहाँ पे इससे संबंधित आर्टिकल है। साथ ही अगला आर्टिकल बात करेगा यूके में सर्वोच्च न्यायालय में महिला की परिभाषा, लिंग का जो बहस है कि महिला कौन होनी चाहिए, क्या ट्रांसजेंडर को भी महिला घोषित किया जा सकता है, या जैविक महिलाएं या मूल महिलाएं जो ही महिला मानी जा सकती हैं, जो जन्म से महिला हो, तो इसके संबंध में विवाद है या एक निर्णय वहाँ के न्यायालय का। साथ ही साथ भारत में लॉजिस्टिक क्षेत्र में डिकार्बोनाइजेशन की जो पहल उस पर देखेंगे। साथ ही साथ डोलसेंट किशोर संबंधित बातें भी हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बात करते हैं संवैधानिक प्रणाली में विवेक की बहाली। अब देखिए, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने अप्रैल 2025 में तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल एवं अन्य मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें राज्यपाल द्वारा विधेयकों की मंजूरी के संवैधानिक प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है। इस निर्णय में विधानमंडल की सर्वोच्चता को मजबूत किया गया और राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियों को कानूनी सीमा दायरे में लाया गया। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जब कोई राज्य में अगर कोई कानून बनना होता है तो राज्य में जो बिल पास होता है वह बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल के पास विकल्प होते हैं। वह उस बिल पर साइन कर सकता है, उस बिल को लौटा सकता है, उस बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। तो ये जो प्रावधान है अनुच्छेद 200 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत यह प्रावधान किए गए हैं। अब इसमें कोई समय सीमा संविधान ने निर्धारित नहीं की थी, जिस वजह से जो तमिलनाडु के राज्यपाल थे इसको बहुत समय तक इन्होंने इसे डिले किया। बाद में अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के संबंध में बोला कि राज्यपाल को संविधान की जो सीमा है उसके अंतर्गत कार्य करने चाहिए और उसे अनुच्छेद 200 का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अर्थात वो एक नियत समय में या तो बिल को वापस कर दे या तो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर ले, लेकिन निर्णय ले ले तो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। अब अगर अनुच्छेद 200 के बारे में बात करें तो इसमें राज्यपाल के पास 4 शक्तियां होती हैं, जिसके बारे में आपने पहले भी देख रखा होगा। यहाँ पे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुच्छेद 200 में राज्यपाल विधेयक को मंजूर कर सकता है, मंजूरी रोक सकता है, विधेयक को राष्ट्रपति के पास विधेयक को राष्ट्रपति भेज सकता है, या विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। ठीक है, लेकिन अनिश्चित काल तक उसे लंबित नहीं कर सकता। तो ये 4 शक्ति अनुच्छेद 200 के अंतर्गत प्राप्त हैं। फिर अनुमान के चलिए अनुच्छेद 200 का उपयोग करके उसने राष्ट्रपति के लिए क्या कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा एक और निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट, उसे भी चर्चा कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति के लिए उसने बिल को आरक्षित कर दिया। तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 200 के अंतर्गत शक्तियाँ होती हैं, वह बिल पर सहमति दे दे या वापस कर दे, है ना। तो ये राष्ट्रपति के संदर्भ में शक्तियाँ होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो शक्तियाँ हैं, ये जो शक्तियाँ हैं, इनकी एक सीमा है। इस सीमा को ध्यान में रखना चाहिए और जो निर्णय है, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, वो सीमा पर दें, समय सीमा पर दें। अब इसके संबंध में विवाद निकल के आया सामने कि क्या कार्यपालिका की जो सीमाएँ हैं उस पर न्यायपालिका हस्तक्षेप कर रही है, क्योंकि आपको पता है कि संविधान का अनुच्छेद 50 शक्तियों के पृथककरण की बात करता है, जहाँ लेजिस्लेचर हो या विधायिका हो, कार्यपालिका हो, एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी हो, ये इनकी शक्तियाँ आपस में वितरित हैं, इनकी शक्तियाँ आपस में समान हैं और संवैधानिक संतुलन का निर्माण करते हैं। तो ये विवाद निकल के यहाँ पर सामने आ रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपने देख ली। तो इसी के बारे में आर्टिकल यहाँ पर है, जिससे आप यहाँ से आसानी समझ सकते हैं। ठीक है। फिर अनुच्छेद 142 के संबंध में जो शक्तियाँ हैं उसके बारे में अगला आर्टिकल यहाँ पर ऑलरेडी है, उसमें हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे भी इस 142 वाले आर्टिकल को रहने देते हैं, जब 142 वाला जो मेंस में टॉपिक है उसमें हम यहाँ पे इसको देखते हैं। ठीक है। ये आर्टिकल के बारे में रहा। अब अगर हम देखें कुछ राज्यपाल के बारे में, अगर प्रावधान के बारे में अगर आप देखें तो राज्यपाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। कहीं ना कहीं अगर आप देखें राष्ट्रपति द्वारा उसकी नियुक्ति होती है, लेकिन राज्य और केंद्र के बीच एक सेतु का काम करता है और यह सेतु संघवाद की भावनाओं को चरितार्थ करने के लिए बहुत ही बेहतर है। तो राज्यपाल अब उसके अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना चाहिए। अगर आप देखें अनुच्छेद 153 के बारे में अगर आप बात करेंगे, अनुच्छेद 153 बात करता है कि एक पद होना चाहिए राज्यपाल का, जिसमें एक राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए, इसके बारे में प्रावधान करता है। वहीं अनुच्छेद 154 बात करता है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, एग्जीक्यूटिव जो पावर है, नियुक्ति संबंधी पावर है, चाहे मंत्रिपरिषद की हो चाहे अधिकारियों की हो, तो ये जो शक्तियाँ हैं राज्यपाल के पद में निहित होती हैं। फिर वहीं अगर देखें अनुच्छेद 155 बात करता है कि जो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो अनुच्छेद 153 हो, 54 हो, 55, 56, फिर 160 तक अगर आप देखें इसकी शक्तियों के बारे में उल्लेख करता है। ठीक है। अब अगर आप देखें राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के राज्यपाल को जो हटाने के संबंध में शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं, जैसे राष्ट्रपति को जो हटाने की शक्तियाँ हैं उस तरह की जो शक्तियाँ राज्यपाल के संदर्भ में नहीं हैं। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर देखें 35 वर्ष की जब आयु पूरा कर चुका 157 के अनुसार जो व्यक्ति, और उसे ही राज्यपाल के रूप में नामित किया जा सकता है। ठीक है। यहाँ पर ये बात हो गई। अब अगर आप बात करें इसके अलावा अब जो शक्तियाँ उसके पास अगर आप देखें कार्यपालिकी शक्तियाँ होती हैं, विधायिकी शक्तियाँ होती हैं, विधानसभा सत्र बुलाना हो, स्थगित करना हो, भंग करना हो, किसी विधेयक को स्वीकृत देना हो, 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है वो भी राज्यपाल के पास होती है। तो ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ यहाँ पे होती हैं। ठीक है। क्षमादान शक्तियाँ भी होती हैं। अब जो आप देखें ये तो सारी उसके पास शक्तियाँ हैं, लेकिन कभी कभी चर्चा में ये होता है कि इसकी आलोचना होती है इस पद की। ऐसा माना जाता है कि जो राज्यपाल का पद है कहीं ना कहीं राजनीतिक एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है, केंद्र के एजेंट के रूप में काम कर रहा है और राज्य जो विधायिका है उसकी कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो इस तरह की जो चर्चा निकल के सामने आती है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे राष्ट्रपति शासन के संबंध पक्षपात का आरोप भी लगाया जाता है। SR बोमई बाद में आपने सुना होगा, जिसमें तार्किक रूप से राज्यपाल का शासन है उसके संदर्भ में बात हुई। तो इसके अलावा यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कुछ कमेटी ने जिसने राज्यपाल की जो संदर्भ में शक्तियाँ हैं उनको सीमांकित किया, जिनमें से पहली कमेटी के बारे में आपने सुना होगा सरकारिया आयोग है। सरकारिया आयोग गठित किया गया और 1988 में सरकारिया आयोग ने सिफारिश की केंद्र राज्य के संदर्भ में कि राज्यपाल निष्पक्ष होना चाहिए, गैर राजनीतिक व्यक्ति के रूप में होना चाहिए। पुंछी आयोग ने भी इस संदर्भ में सिफारिश की। अगर आप देखें पुंछी आयोग, तो यह भी इस संदर्भ में बात करता है। साथ ही साथ नाबिया राबिया केस में भी क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि राज्यपाल को विधानसभा की जो कार्यवाही है उसके संदर्भ में अनैतिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इस संबंध में बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर राज्यपाल के बारे में देख ली, काफ़ी होलिस्टिक हमने इसको कवर कर लिया। अगला आर्टिकल बात करें, पटना को स्वच्छता में 4था स्थान मिला, नागरिक प्रतिक्रिया के आधार पर बड़ी उपलब्धि। स्वच्छ भारत मिशन आपको पता है कि SBM के अंतर्गत आयोजित स्वच्छ भारत सर्वेक्षण हर साल होता है और 2024 के तहत ये कौन करवाता है? आवासन एवं शहरी मंत्रालय करवाता है। ये थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नागरिक प्रतिक्रिया के आधारित एक विशेष रैंकिंग सूची जारी की। इस सूची में पटना ने पहली बार देश में शीर्ष 5 स्वच्छ शहरों में स्थान बनाते हुए 4था स्थान हासिल किया है। तो बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है, UPSC के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उससे कुछ तथ्य हैं वो भी हमें जानना जरूरी है, जैसे मंत्रालय आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप देखें स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 भारत के सभी शहरी क्षेत्रों में आयोजित किया गया है। रैंकिंग में अगर आप देखोगे नागरिकों की जो प्रतिक्रिया के आधार पर 110 शहरों को शामिल किया गया है। यह रैंकिंग अंतिम स्वच्छता रैंकिंग से अलग है जो साल के अंत में जारी होगी। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें नागरिक प्रतिक्रिया के आधार देश का 4था स्थान पटना है, पहली बार टॉप 5 में शामिल है। अगर शीर्ष 10 शहरों में देखें नागरिक प्रतिक्रिया के आधार पर तो सूरत है, फिर दूसरा अगर आगरा, भोपाल, पटना। तो इस तरह से यहाँ पर रैंकिंग दी हुई है। किसके आधार पर है? ये नागरिक प्रतिक्रिया के आधार पर है। जो स्वच्छ भारत मिशन, जो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण है उसकी जो रैंकिंग आती है वह अलग है। उसमें अगर आप देखेंगे 2023 में इंदौर ने लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता था, तो वो एक अलग रैंकिंग है। तो यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा सा चर्चा में कुछ खास इसमें नहीं निकल के सामने आता है, इसलिए यहाँ पर हम इसको
इतना ही देखेंगे। अब बात हो रही है भारत ने ब्रिक्स की 15वीं बैठक में सतत न्याय संगत कृषि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। अब देखिए क्या है, अप्रैल 2025 में न्यूज क्या हो रही है कि आयोजित 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में भारत ने समावेशी, इंक्लूसिव, न्याय संगत, टिकाऊ कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत में कृषि केवल आर्थिक गतिविधि नहीं बल्कि छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका, गरिमा और सामाजिक सशक्तिकरण का माध्यम है। तो यहाँ पे कृषि के संबंध में जो पॉइंट है, साथ ही साथ ब्रिक्स के संबंध में जो पॉइंट है, ये निकल के सामने आते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा, मूल्य स्थिरता के संदर्भ में अगर आप देखें, भारत ने ब्रिक्स मंच में जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा है, चाहे मूल्य स्थिरता है, छोटे किसानों की सशक्तिकरण है, इन सभी मुद्दों को भारत ने उठाया है। तो उसके बारे में इस आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप देखें इसमें नवाचार हो, चाहे तकनीकी सहयोग हो, उसको बढ़ावा देने की बात कही है। साथ ही साथ सरकार ने अपने जो कार्यक्रम उसको भी साझा किए, चाहे डिजिटल किसान हो, किसान पोर्टल हो, किसान सम्मान निधि हो, है ना, मानधन योजना हो। तो इस तरह से जो सरकार की स्कीम्स हैं उसको भी सरकार ने यहाँ पे साझा की हैं। साथ ही साथ सरकार ने बताया जो सीमांत किसान हैं उनकी जो हिस्सेदारी है अगर संपूर्ण कृषि में देखें वो ज़्यादा है, इसलिए जो निर्णय का निर्माण होना चाहिए उनके हितों को ध्यान में रखकर भी होना चाहिए। सरकार ने कहा, अगर आप देखें कि सरकार ने डाटा भी दिया है इस संबंध में कि 51 करोड़ छोटे किसान हैं जो खाद्य उत्पादन महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। तो इस संबंध में यहाँ पर तो बातें हुई। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर ब्रिक्स के बारे में देख लें। आपको ब्रिक्स के बारे में पता है कि भारत में अगर आप देखें कि जो खेती है उसमें आप अगर देखें कि 50% से ज़्यादा लोग, 51% ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो जो 25% के आसपास जो इकोनॉमी में उनका कंट्रीब्यूशन होता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो कृषि है उसमें किस तरह से जो व्यवस्था होती है, एमएसपी का निर्धारण कैसे, उसके बारे में थोड़ा सा जानें कि अगर कोई किसान फसल उत्पादित करता है तो सरकार एक तय सीमा पर उस फसल को खरीदी की गारंटी देती है। ऐसी फसल पहले ही निर्धारित कर दी जाती है, कीमत पहले निर्धारित कर दिए जाते हैं। सीएससीपी अगर आप देखें सिफारिश करती है ना, और सीसीईए जो है इकोनॉमी फिर बाद में निर्णय देती है और एमएसपी का निर्धारण होता है। तो ये एमएसपी की बात हो गई। ब्रिक्स के बारे में अगर आप देखें तो ब्रिक्स अगर आप देखें तो आप पाएंगे जो ब्रिक्स है वो क्या है। ब्रिक्स एक समूह है जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका। तो इसको कहीं ना कहीं अगर आप देखो जो पश्चिमी ग्रुप है नाटो और उनके जो आर्थिक जो अलायंस है या ईयू वगैरह हैं, इनके अगर देखें अगेंस्ट एक तरह से पूर्वी जो एशियाई देश हैं उनके एक ग्रुप है जिसमें रसिया भी शामिल है। इसका उद्देश्य बेसिकली ये है कि जो विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुध्रुवीय होनी चाहिए। अगर आप देखें एक ध्रुवी नहीं होनी चाहिए, अर्थात यूएस सेंट्रिक या वेस्ट सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए, बहुध्रुवीय होना चाहिए। साथ ही साथ इसका पर्पज़ है कि जो विकासशील देश हैं, चाहे ब्राज़ील हो देखें, चाहे आप इंडिया देखें, चाइना देखें, साउथ अफ्रीका, ये सब डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। इन देशों की हितों की रक्षा हो, साथ ही साथ इनकी आवाज़ एक हो। इस संबंध में अगर आप देखें ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी, जहाँ पर प्रारंभ में अगर आप देखें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था, इसलिए इसे ब्रिक कहा जाता था, ब्राज़ील, इंडिया, रसिया और चाइना। बाद में अगर आप देखोगे 2010 में इसमें क्या किया जाता है, साउथ अफ्रीका शामिल होता है, साउथ अफ्रीका, और ये ब्रिक्स के रूप में निकल के सामने आता है। 2024 में अगर आप देखो इसकी जो समिट हुई थी, कहाँ हुई थी, इसकी जो समिट हुई थी ये हुई थी कहाँ, रशिया में, रूस में। ओके, तो ये तो बात हो गई यहाँ पर। इसका उद्देश्य अगर देखें विकासशील देशों की आवाज़ को मजबूत करना, फिर वैश्विक वित्तीय संस्थाओं से सुरक्षा की मांग करना, नवाचार है, विज्ञान है, तकनीकी है, सतत विकास है, इन सबको बढ़ावा देना। अगर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा के बारे में अगर आप देखें तो आप पाएंगे जो ब्रिक्स में अगर आप देखें तो 42% की जनसंख्या जो है विश्व की वो ब्रिक्स कंट्रीज़ में निवास करती है। 27% जीडीपी जो है जो ब्रिक्स कंट्रीज़ की आती हैं। और ब्रिक्स ने आर्थिक सहायता के लिए एक बैंक को भी इस्टेब्लिश किया। अगर आप देखेंगे एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक को इस्टेब्लिश किया, जो वैकल्पिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत अगर आप देखें तो ब्रिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है जो ग्लोबल साउथ या वैश्विक दक्षिण की आवाज़ है। चाहे कृषि का मुद्दा हो, खाद्य सुरक्षा हो, WTO चाहे विवाद हो, एमएसपी का मुद्दा हो, उसको भारत बढ़ चढ़ कर सामने लेके आता है विश्व में। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे ब्रिक्स में अगर भारत की भी अहम भूमिका हो जाती है। चुनौतियाँ भी अगर इसके बारे में देखें तो ब्रिक्स कंट्रीज में क्या सीमा विवाद बहुत है। चाहे भारत को चाइना के साथ देखें, चाइना के अन्य जो देश हैं उनके साथ देखें, रसिया चाइना के बीच में देखें, तो कहीं ना कहीं सीमा विवाद है। आपस में क्या है, मन में जो खटास है वो कहीं ना कहीं इसकी जो प्रगति है उसमें बाधा के रूप में काम करती है। हालांकि अगर आप देखें प्लेटफॉर्म के रूप में भी काम करता है। ऐसे विवादों को क्या किया जाता है, जब समिट होता है तो दो लीडर्स के बीच में जब डायलॉग होते हैं तो क्या विवाद है, जो मनमुटाव कम होता है, तो यह भी यहाँ पे काम करता है। तो अगर आप देखें ब्रिक्स भारत के लिए एक रणनीतिक मंच है ही, जहाँ पे भारत विकासशील देशों की आवाज़ बनकर सुधारों की वकालत कर सकता है, परंतु इसके भीतर सदस्य देशों की एकजुटता और आपसी सहयोग को और मजबूत करने की आवश्यकता है। ये तो बात हो गई, हमने ब्रिक्स के बारे में यहाँ पे आर्टिकल देख लिया। आइए तो हम अगला आर्टिकल देखते हैं जो बात करता है राज्यपाल केंद्र के एजेंट की तरह काम करते हैं तो अनुच्छेद 142 का उपयोग कैसे गलत हो सकता है। अब देखिए
सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आता है अनुच्छेद 142। अब अनुच्छेद 142 क्या है, बार बार ये मुद्दा बन के आ रहा है। तो देखिए अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट को एक विशेषाधिकार है, सुप्रीम कोर्ट को है, यहाँ पे याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट क्या विशेषाधिकार है कि ये सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय सुरक्षित कर सकती है, कंप्लीट जस्टिस का प्रावधान कर सकती है, कोई ऐसी डिक्री, कोई ऐसी आदेश पारित कर सकती है, पूर्ण न्याय हो। सपोज करिए पूर्ण न्याय क्या होता है, आपने देखा कि जो बाबरी मस्जिद जो डिमोलिशन हुआ उसमें क्या हुआ कि उसके बाद जो केस चला उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जो ज़मीन है वास्तविक रूप से जो हिंदू धर्म है उसको बिलोंग करती है और बाद में वो ज़मीन दे दी गई। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला दिया कि 5 एकड़ की अतिरिक्त ज़मीन जो है वो मुस्लिम ट्रस्ट को आवंटित की जाएगी जिसमें मस्जिद का निर्माण होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट को ये कोई भी ऐसी आवश्यकता नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ना भी करता, लेकिन अगर आप देखें पूर्ण न्याय सुनिश्चित हो, किसी के मन में खटास न रहे, इस सबको बात को ध्यान में रखते हुए न्याय की जो मूल भावना उसको सत्यापित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 142 के अंतर्गत इस तरह की डिसीजन देती है। अब यहाँ पर क्यों मुद्दा में आया है, देखिए वक्फ पर जो अमेंडमेंट हुए हैं, चाहे वक्फ काउंसिल पर लेके जो गैर मुस्लिम व्यक्तियों का शामिल होना हो, महिलाओं का शामिल होना हो, इस संबंध में जो विवाद गए, उन विवादों पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें संवैधानिक जो अधिकार हैं, चाहे अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में हमने कल देखे थे, कल के ऑडियो में आप देख सकते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर जो अधिकार हैं वो कहीं ना कहीं सीमित होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना कि 142 के तहत क्या किया जा सकता है, अंतिम या पूर्ण न्याय की आवश्यकता यहाँ पर हो सकती है। तो इसमें उपराष्ट्रपति ने प्रतिक्रिया दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये जो कदम है सुप्रीम कोर्ट का अलोकतांत्रिक है, कहीं ना कहीं न्यायपालिका कार्यपालिका की शक्ति में हस्तक्षेप कर रही है। और ऐसे कैसे कर रही है, आपको पता है कि जो कानून बनाने का काम भारत में किसका होता है, जो देश के संबंध में कानून बनाने का काम विधायिका का होता है, कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका का होता है। अब यहाँ पर अगर देखें संवैधानिकता जांच करने का काम न्यायपालिका का होता है। तो कोई कानून संवैधानिक रूप से अगर आप देखें सही है या नहीं है, इस संबंध में जानने का जो वो होता है, राइट किसके पास होता है, न्यायपालिका के पास होता है। न्यायपालिका इस संबंध में निर्णय देता है। तो उसी संबंध में न्यायपालिका ने इसका सहारा लिया। इसके पहले अगर आप देखें 142 के तहत मैंने अयोध्या निर्णय के बारे में आपको बताया ही था। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे 142 के तहत स्थायी कमीशन महिलाओं के संदर्भ में सेना में बात की थी। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे बीसीसीआई में अगर आप देखें लोढ़ा समिति की जो सिफारिशों को लागू करना हो, फिर तमिलनाडु में जो राज्यपाल के संबंध विवाद है उसमें संबंध में क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने 142 का उपयोग किया था। अगर आप देखें अनुच्छेद 142 संविधान का एक अगर आप देखें काफ़ी लचीला टूल है जो न्याय की भावना को प्राथमिकता देता है और कहता है कि देखिए पूर्ण न्याय की आवश्यकता होती है ना। अगर आप देखें कि भागीदार न्याय या पार्शियल जो जस्टिस होता है उसकी जगह पूर्ण न्याय संविधान की मूल भावना में वर्णित है। और चुनौतियां भी अब देखने को मिलते हैं, जैसे कि शक्तियों को पृथक करना है, जहाँ पे न्यायपालिका कार्यपालिका की भूमिका को विवादित करती है, तो न्यायिक जो सक्रियता है कहीं न्यायिक ओवर रीच में, जुडिशियल ओवर रीच में बदल जाती है। तो ये भी चैलेंज यहाँ पे देखने को मिलता है। बेसिकली अगर आप देखें निष्कर्ष में अगर आप बात करें तो दो संविधान में संघवाद की मूल भावना निहित है और उस संघवाद की सुरक्षा भी आवश्यक होती है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे शक्तियों को पृथक करना भी संविधान की मूल भावना है और बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है, इसलिए इसका भी ध्यान रखना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ फंडामेंटल राइट को भी यहाँ पे संतुलन बनाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर एक बेहतर उपाय ढूंढने की आवश्यकता है जो कार्यपालिका विधायिका आपस में समन्वय बना के कर सकते हैं, जिससे न्यायिक जो अतिरेक हस्तक्षेप है वो इसमें कम हो सके। इस संबंध में यहाँ पर ये आर्टिकल था जो गवर्नर के संबंध में बात करता था। अगला आर्टिकल अगर आप देखें 142 के संबंध में पूरे आर्टिकल में वही सारी चीज़ दी हुई हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। तमिलनाडु का मामला हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो, वक्फ कानून के संबंध में जो बात होनी हो, वो सारी बातें यहाँ पर हुई हैं। अगला आर्टिकल बात करता है आंध्र प्रदेश में SC कोटा, यह क्या है, कैसे काम करता है। अगर आप देखें आंध्र प्रदेश सरकार ने जो शेड्यूल कास्ट है इसके वर्ग के भीतर उपवर्गीकरण लागू करने का निर्णय लिया है। यहाँ पे देखें ये बात हो रही कि अगर इसमें क्या किया जाए, उपवर्गीकरण किया जाए। अब ये क्या है थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए भारत में क्या है, आरक्षण की व्यवस्था लागू है। आरक्षण की व्यवस्था के तहत अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अनुच्छेद 15(4) है, अनुच्छेद 15(5) है जो पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा में विशेष प्रावधान करता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे SC ST और इनके लिए विशेष प्रावधान करता है। 16(4) अगर आप देखेंगे ये नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 46 कहता है कि SC ST कमजोर वर्ग को शिक्षा में आर्थिक हित सुनिश्चित होने चाहिए। इस तरह से कुछ अनुच्छेद हैं। फिर 330 से 342 जो अनुच्छेद अनुसूचित जातियाँ पिछड़े वर्ग की पहचान वो राजनीतिक आरक्षण देने की बात करते हैं। तो आरक्षण का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मतलब से भारतीय संविधान में पहले से है, जिसमें अगर आप देखें जो शेड्यूल कास्ट है उसके लिए 15% रिजर्वेशन का प्रावधान है।
फिर अगर आप देखें जो शेड्यूल ट्राइब उसके लिए 7.5% रिजर्वेशन का प्रावधान है। ओबीसी के संदर्भ में अगर आप देखें 27% का रिजर्वेशन, वहीं ईडब्ल्यूएस के संदर्भ में 10% रिजर्वेशन का प्रावधान है। टोटल 59.5% रिजर्वेशन का केंद्र स्तर पर प्रावधान है, जिसमें कुछ कुछ राज्यों में अगर आप देखें 69%, जैसे तमिलनाडु में 69% है। अब तमिलनाडु जो 69% है, अगर आप देखें एक वाद था इंदिरा साहनीवाद। इंदिरा साहनीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आरक्षण की सीमा है वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आपको पता होना चाहिए कि ओबीसी के जो रिजर्वेशन है उसके संबंध में बीपी मंडल आयोग ने सिफारिश दी थी। बीपी मंडल आयोग ने सिफारिश दी कि 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए, लेकिन इसी के बाद 27% 10% ईडब्ल्यूएस कोटा भी तत्काल नरसिंह सरकार ने दे दिया। अब इसके संबंध में संविधान जो वाद चला गया सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये 10% जो आरक्षण है ये अतार्किक है, क्योंकि सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, आर्थिक आधार पर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देखिए आरक्षण के बारे में अगर आप देखें तो आरक्षण 27% ओबीसी को दिया जाना चाहिए, लेकिन ऊपरी जो समय सीमा है वह भी सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी। उसने कहा कि 50% से ज़्यादा अगर आप देखें आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो ये तो बात हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उप वर्गीकरण की बात हो रही है। यहाँ पे बेसिकली बात ये हो रही है कि जो उप समूह है, रेली उप समूह है ट्राइब का, मादिगा उप समूह है, माला उप समूह है, वह अन्य जो ऐसी छोटी जातियाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हैं, तो इनकी जो उपजातियाँ हैं इनको क्या किया जाने, कोटा दिया जाना चाहिए। अरुधंतिया, विंदाला, चमार, मादिगा, मस्ती, गांदुल, माला साले, तो ये कहाँ पाई जाती हैं? ट्राइब्स के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, किस राज्य में पाई जाती है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश के बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप बात करें तो आरक्षण के संबंध में बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी तो उप वर्गीकरण के संबंध में हुआ, फिर आप देखेंगे ओबीसी में भी उप वर्गीकरण की बात चल रही है ना। तो ये सारी न्यूज़ यहाँ पे चीज़ें चर्चा में रही। अगले आर्टिकल अगर हम देखें, बात करेंगे अगला आर्टिकल किस बारे में बात करता है। अगला आर्टिकल गिव मी अ सेकंड। हाँ, गांव स्तर पर प्राचीन वस्तुओं का सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बनने की ओर है कर्नाटक। अब अगर बात करें भारत के बारे में, आपको पता होना चाहिए कि भारत में सांस्कृतिक व समृद्धि धरोहर बहुत सारी है, चाहे शहर हो गांव हो, हर जगह आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे जो गांव की समृद्धियां होती हैं वह कहीं ना कहीं उपेक्षित रह जाती हैं, कहीं ना कहीं उनकी पहचान नहीं हो पाती है। पहचान हो गई तो उनका दस्तावेजीकरण नहीं हो पाता है, उनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाता है। इस संदर्भ में क्या किया गया है कि राज्य जो कर्नाटक राज्य है उसने एक पहल स्टार्ट की है। उसने कहा कि ग्राम स्तर पर जो स्मारक हैं उनकी सूची बनाई जाएगी और उनका धरोहर स्थल में शामिल किया जाएगा, ठीक। इसमें उनका बेसिकली पर्पज है कि स्थानीय जो धरोहर उनको पहचान मिल सके, साथ ही साथ उनका संरक्षण हो सके, टूरिज्म को बढ़ावा मिले, ठीक है ना। तो उनकी जो पीढ़ियाँ हैं उनके बारे में उसको जानकारी मिले, ठीक है ना। ये तो बात हो गई यहाँ पर। और साथ ही साथ स्थानीय भागीदारी को भी संरक्षण देने की बात यहाँ उद्देश्य है राज्य का। अब इसकी विशेषताएँ देखें तो इसमें सर्वेक्षण के दायरे में अगर आप देखें सभी गाँवों को शामिल किया जाएगा, जिसमें मूर्तियाँ हों, लेख हो, मंदिर हों, अवशेष हों, इन सभी को क्या किया जाए, शामिल किया जाएगा। फिर अब तक देखें, अब तक 800 से ज़्यादा राज्य आरक्षित स्थल, 800 प्लस धरोहर स्मारक का दस्तावेजीकरण किया जा चुका है। तकनीकी सहायता अगर आप देखें तो यहाँ पे जो सर्वे इंडिया है या GIS जो 3D स्कैनिंग है, इसकी मदद से क्या किया जाएगा, यहाँ पे सहयोग किया जाएगा। अब अगर आप देखें जो अंदाजा है कि 25,000 से ज़्यादा स्मारक का आंकड़ा मिलने की उम्मीद है कर्नाटक राज्य में अगर आप देखें, और जिसमें से अगर वर्तमान में अगर आप देखें 844 से ज़्यादा जो स्मारक है पुरातत्व विभाग के पास यहाँ पे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप बात करें आगे वर्तमान में अगर आप कुछ देखें चुनौतियाँ भी अगर आप देखें, कुछ ऐतिहासिक जो भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट उसके बारे में देखें तो बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो 3 तरह की हेरिटेज साइट आपको देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? पहली है कल्चरल हेरिटेज, जैसा यह सांस्कृतिक धरोहर, दूसरा है प्राकृतिक धरोहर, तीसरा है मिक्स या मिश्रित धरोहर। अब अगर आप देखें सांस्कृतिक जो धरोहर है उनके बारे में अगर आप देखो ताजमहल हो, चाहे उत्तर प्रदेश में कुतुब मीनार हो, है ना, इसके अलावा महाबलीपुरम तमिलनाडु के जो मंदिर और रॉक कट जो वास्तुकला है, उनके अलावा चोल मंदिर हैं जो दक्षिण भारत में, सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, खजुराहो मंदिर है मध्य प्रदेश में, अजंता एलोरा कैव्स है, हम्पी के स्मारक हैं, लाल किला है। तो ये सब क्या कल्चरल साइट के रूप में भारत में व्याप्त हैं। इसके अलावा अगर आप देखो बोध गया है ना। इसके अलावा अगर आप नेचुरल जो हेरिटेज साइट्स के बारे में देखो, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में, एक सिंगेंड वाला, मानस अभ्यारण्य के बारे में आपने सुना होगा, सुंदरबन है, नंदा देवी है उत्तराखंड में, पश्चिमी घाट है ना। तो ये सब क्या है कि नेचुरल हेरिटेज साइट में आते हैं। लेकिन एकमात्र हेरिटेज साइट ऐसी है जो कंचनजंगा है, जो अगर आप देखेंगे जो कल्चरल के साथ साथ प्राकृतिक हेरिटेज साइट भी यहाँ पे है, सिक्किम राज्य में स्थित है। ये बारे में बात हो गई। अब ये किसके तहत संरक्षित किए जाते हैं? तो ये यूनेस्को के तहत यहाँ पे संरक्षित किए जाते हैं।
जो 1972 जिसने काम शुरू किया, और भारत ने 1977 में यूनेस्को को रेटिफाई किया। और पहली बार 1983 में अगर आप देखेंगे तो यूनेस्को ने भारत के कुछ स्थलों को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया हुआ है, अजंता, एलोरा, आगरा किला, वो ताजमहल। तो ये क्या है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे संत तुकाराम महाराज का जो गाथा मंदिर है, अभी 2023 में इसको शामिल किया गया था। इसके अलावा टेंटेटिव लिस्ट भी क्या करता है, टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया था। टेंटेटिव लिस्ट में संभावी रूप से जिन्हें शामिल किया जा सकता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, उसके लिए टेंटेटिव लिस्ट यहाँ पे बनाई जाती है। ये भी यूनेस्को की है। तो ये अगर आप देखें GS1 में आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक है, हमने यहाँ पर अच्छे से कवर कर लिया। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे पूरी बातें दी हुई है, आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। अब बात है कि यहाँ पे एक और अगला मुद्दा है कि महिला के संबंध में मामला एक है सुप्रीम, अगर आप देखेंगे यूनाइटेड किंगडम में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक मामले में कहा कि समानता कानून के तहत महिला की कानूनी परिभाषा केवल जैविक महिला पर लागू होगी। अगर कोई व्यक्ति या कोई ट्रांसजेंडर महिला बनती है तो उस पर ये लागू नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे विवाद देखने को आए हैं। अभी आप देखेंगे कि मुक्केबाजी का जो प्रतिस्पर्धा हुई थी, इसमें एक ट्रांसजेंडर महिला ने फाइनलिस्ट को हरा दिया था। तो बात चर्चा निकल के आई कि कोई ट्रांसजेंडर महिला है, उसका जो फिजिकल, उसका अगर जैविक जो शरीर है, अगर आप देखें, है ना, बायोलॉजिकल जो बॉडी है, वो कहीं ना कहीं मेल की होती है। तो इससे क्या इक्वलिटी कैसे इंश्योर हो पाएगी, इससे कहीं ना कहीं विवाद बने रहेंगे। तो एक यूके का जो डिसीजन है, कोर्ट ने यह कहा कि कानून महिला का वह व्यक्ति से है जो जन्म से महिला हो, ना कि ट्रांस महिला या लिंग परिवर्तन करा के कोई होगा तो वो महिला नहीं माना जाएगा। इक्वालिटी एक्ट वहाँ पर अगर आप देखेंगे यूके का 2010 का है, उसने जैविक महिला को महिला के रूप में स्वीकार किया, जिससे कानूनी लाभ यहाँ पर प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, अब इसके संबंध में कई सारी चीज़ें निकल के सामने, जैसे ट्रांसजेंडर अधिकारों का मुद्दा सामने निकल के आएगी कि वो पिछड़े हैं, उन्हें कहीं लाभ, आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता किसी तरह का, तो पूरी तरह से वंचित हो जाएंगे। तो इस तरह से कुछ मुद्दे हैं। भारत में प्रासंगिकता, भारत में भी चर्चा ये इस चीज़ की बनी हुई है। अब भारत में अगर आप देखें, ट्रांसजेंडर्स के लिए एक एक्ट है, ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019, जो बात करता है लिंग पहचान को सेल्फ प्रिसाइव्स या मगरदे के स्वघोषणा के आधार पर मान्यता देता है। फिर अगर आप देखेंगे नालसा बनाम भारत सरकार, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में परिभाषित किया। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे बात को समझ लेंगे। ठीक है, ये चर्चा होगी। अगला आर्टिकल बात करें, भारत में लॉजिस्टिक क्षेत्र में डिकार्बनाइजेशन की दिशा में पहल के बारे में बात कर रही है। भारत लॉजिस्टिक क्षेत्र में दुनिया की सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाले क्षेत्रों में एक है। अब विकसित भारत 2047 की दृष्टि के तहत एक सतत व आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की कदम बढ़ा रहा है। 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए हरित लॉजिस्टिक अवसंरचना, परिवहन प्रणाली, स्वच्छ ईंधन की आवश्यकता है। इसके बारे में बात हो रही है। देखिए, भारत में अगर आप देखें लॉजिस्टिक क्षेत्र जीडीपी में, अगर आप देखें जीडीपी में 13 से 14% का योगदान देता है, जो दुनिया में सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन देशों में से एक है। अब भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक विकसित भारत बनना, जिसमें ग्रीन ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रीन ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट, जिसमें कार्बन का जो इमिशन है वो कम हो। अब इसमें अगर आप देखेंगे वर्तमान में, तो देखिएगा अब 10% के आसपास भारत लॉजिस्टिक्स में कार्बन उत्सर्जन कर रहा है, और जिसकी लागत भी अगर आप देखें भारत की जीडीपी का 14 से 18% के आसपास होती है। अब ऐसा क्यों होता है कि भारत में अगर आप देखें अधिकांश जो माल ढुलाई होते हैं, जो माल का जो ट्रांसफ़र होता है, वो 70% के आसपास कहाँ से होता है, 70% के आसपास देखें रोडवेज से होता है। रेलवे का विद्युतीकरण भी अगर आप देखेंगे 85% के आसपास 2014 में 37% था हुआ है। CO2 वृद्धि का अनुमान है 335% के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। चुनौतियाँ भी अगर आप देखें, कार्बन लागत बहुत ज़्यादा है, अगर आप देखें अव्यवस्थित वेयर हाउसिंग सिस्टम है, ऊर्जा क्षम वाहन प्रणाली है, तो ये सारी चैलेंजेज हैं। आज थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा होगा, कल से आपको आवाज़ क्लियर आएगी। आज थोड़ा सा मैं आवाज़ यहाँ पे क्लियर थोड़ी सी नहीं आ रही है, तो अभी एडजस्ट कीजिएगा। तो इस तरह से अगर आप देखें, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है 2022 है, जो बात करती है लागत हो, समय हो, कार्बन इमिशन हो, ये कम होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी स्ट्रैटेजी है, सरकार गति शक्ति योजना है ना, सागर माला प्रोजेक्ट है, तो बहुत सारी सरकार ऐसे प्रोजेक्ट को चला रही है। ये बात हो गई इस आर्टिकल के बारे में, जो लॉजिस्टिक के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। तो फिलहाल आज के आर्टिकल में इतना ही।